हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि सीटेट सेकंड पेपर के लिए हम लोग एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी आपकी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर है आपका हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का देखिए फर्स्ट अध्याय है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जितने भी हजारों वर्षों में परिवर्तन हुए हैं यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेंगे, उनकी पड़ताल की गई। उसके बहुत सारे नक्शे आपको देखने को मिलेंगे। पहले भारत को कैसे नक्शे में प्रदर्शित किया जाता था, सारी चीज़ें, कौन नक्शा किसने बनाया था, सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये देखिए सामने एक नक्शा खुला हुआ है। ये 1154 में बनाया गया था अल इदरीसी द्वारा, और साथ ही में उन्होंने कहा था कि ये भारतीय उपमहाद्वीप को प्रदर्शित करता है। देखिए आज के नक्शे से कितना ज़्यादा भिन्न है ये। धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे लोगों ने चीज़ों को जाना और वैसे ही देखिए वर्णन किया। तो पहले देखिए अल इदरीसी एक थे, अरबी थे और अरबी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने देखिए इस नक्शे को बनाया था। कैसा अजीब सा ये दिख रहा है। साथ ही में देखिए 1154 में बनाया था उन्होंने इस नक्शे को, और उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। तो देखिए ये जो नक्शा है भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है उनके हिसाब से। बाद में देखिए मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया। ये देखिए 1154 बहुत पहले का है फर्स्ट। और जो मानचित्र 2 मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये कुछ भारत जैसे का लग भी रहा है। देखिए ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ये श्रीलंका है। थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें चेंजेज आया। और ये किसने बनवाया था? एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। दोनों देखिए भारतीय उपमहाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कितने अलग अलग हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनसे कुछ जाने पहचाने भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज है जो एक जाना पहचाना लगता है। तो देखिए जो अल इदरीसी थे अरब के ही थे और अरबी भाषा में ही इन्होंने सारे नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए नक्शा 2 है। इसको भी जिसने इसका आरंभ किया था 18वीं सदी के आरंभ में, गिलवास द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप। तो ये देखिए इनके अनुसार है ये उपमहाद्वीप। ये थोड़ा भारत जैसे लग भी रहा है। साथ ही में इस कालावधि में उपमहाद्वीपों के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। मतलब पहला देखिए 1154 में, दूसरा 1720 में, बीच में कितना ज़्यादा अंतर है। तो चीज़ें काफ़ी बदलती रहती हैं टाइम के हिसाब से। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, जिसमें उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए इस नक्शे का इस्तेमाल यूरोप के नाविक तथा व्यापारी करते थे भारत में आने के लिए। देखिए जो किनारे में कितना बारीक एकदम वर्णन यहाँ पर किया गया, कितनी छोटी छोटी चीज़ों का। अब तो देखिए जो भारत है उसमें तो इतना बारीक वर्णन नहीं है, लेकिन इसमें देखिए कितनी बारीकी से, चाहे अंदर की बात करें या बाहर तटीय क्षेत्र की बात करें, कितना बारीकी से हर एक चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो पहले के नाविक लोग इसी का इस्तेमाल किया करते थे भारत में प्रवेश करने के लिए। नेक्स्ट देखिए हेडिंग है नई और पुरानी शब्दावली। अब देखिए टाइम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, भाषा के अर्थ भी बदलते हैं, नए नए शब्द मिलते हैं, नए नए उनके अर्थ मिलते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। उदाहरण के लिए जैसे समझ लेते हैं, मध्य युग में फारसी भाषा चलती थी, आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। जो मध्य युग में चलती थी वो आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं है, इस समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो बहुत पहले की बात है, जो उस टाइम पे था वो आज के टाइम में थोड़ी नहीं है। हर चीज़ में देख लीजिए, हर चीज़ में चेंजेस होता रहता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान का भी उदाहरण दिया गया। आज तो हम भारत के रूप में इसका लेते हैं, लेकिन पहले क्या था, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का स्थित जो क्षेत्र था उसी को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर मिलेंगी। बाकी यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी।
किसी भी शब्द का प्रयोग को लेकर इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए जैसे विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युगों में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पहले क्या होता था कि कोई भी अनजान व्यक्ति आए जो उनकी संस्कृति का ना हो उसे वो लोग विदेशी मानते थे, लेकिन अब हमारे भारत का जो नहीं है, दूसरे देश से आया है, उसे हम विदेशी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंशों के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला जो थी, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो देखिए इन्हीं चीज़ों से तो पुराने समय के बारे में जाना जाएगा। जो पुराने समय के सिक्के मिलेंगे, शिलालेख, भवन निर्माण की कला, कैसे भवन निर्माण होते थे, लिखित सामग्रियाँ जो मिलेंगी, उसी से तो पुराने समय के बारे में जाना जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे थे। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, विकास तो होता ही है, तो धीरे धीरे लोग और ज़्यादा कुछ लिखने लगे और उनके बारे में और ज़्यादा इधर से जानकारी मिलने लगी। जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे जानकारियाँ ज़्यादा मिलती जाएंगी। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसी में, एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो यहाँ पर देखिए ये समझाया गया है कि पहले का जो टाइम था वहाँ पर कागज़ की जो ज़रूरत थी, मतलब कागज़ की जो पूर्ति थी कम थी, ज़्यादा कागज़ नहीं थे, महंगे थे, तो लोग जो लिखते भी थे कम लिखते थे। धीरे धीरे ज़्यादा कागज़ सस्ते होने लगे, ज़्यादा कागज़ मिलने लगे, तो जो लोग लिखते थे वो ज़्यादा लिखने लगे। तो यहाँ पर देखिए बस यही चीज़ है, कागज को कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में। तो देखिए जैसे जैसे आगे का विकास होता गया वैसे वैसे कागज़ सस्ता हो गया, तो 14वीं सदी में कागज़ अधिक आसानी से मिलने लगा और अधिक सस्ता होने लगा। नेक्स्ट है, देखिए इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों में खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। तो देखिए जब कागज की संख्या बढ़ी तो लोग ज़्यादा लिखने भी लगे, जिसके कारण जैसे जैसे हम इधर आएंगे, मतलब पुराने टाइम से और इधर के टाइम में आएंगे, वैसे वैसे चीज़ें ज़्यादा लिखी हुई मिलेंगी और चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेंगी, क्योंकि जो चीज़ लिखा हुआ मिलता है उससे ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल जाती है। और सिक्कों और मंदिरों, घरों से जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो उतना फिट नहीं होता, लेकिन अंदाज़ा तो लगाया ही जाता है। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागार में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, साथ ही इनका उपयोग कठिन है। यहाँ पर देखिए अभिलेखागार क्या होता है, ऐसा स्थान होता है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं, जो भी पांडुलिपियाँ लिखी हुई होती हैं, उनको यहाँ पर संग्रहित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। तो आज के समय में देखिए सभी के अलग अलग राष्ट्रीय, अलग अलग राज्यों के सभी के अभिलेखागार होते हैं। वो अपने जो जरूरी चीज़ें होता हैं, जरूरी अभिलेख होता है, उनका रिकॉर्ड अपने अभिलेखागार में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए उन दिनों छापे खाने नहीं थे। ये जो प्रिंटर चल गए हैं, अब प्रिंट तुरंत आप लोग प्रिंट करवा लेते हैं, फोटोकॉपी करवा लेते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। उन दिनों छापे खाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलन वीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब देखिए यही हुआ कि जो मेन वाला डॉक्यूमेंट होता है उससे क्या करते थे, लिपिक जो होते थे उसी की नकल छापकर दूसरे जगह उसको लिखते थे, उसकी प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के ग्रहकाल की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं
है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा। तो देखिए, सभी लोग होते हैं जो स्कूल नहीं जाते किसी दिन, तो अपने मित्र के नकल उतारनी पड़ती है गृह कार्य की या कॉपियों की नकल उतारते हैं। तो नकल उतारना ही पहले के टाइम पे लिपिक या नकल निवीस जो होते थे, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उसकी प्रतिकृति बनाते थे हाथों से लिख लिख कर। आज के समय में तुरंत फोटोकॉपी हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ये देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। ये देखिए, इस कॉपी से छाप छाप कर इसमें लिख रहे हैं, नकल नवीस हैं, लिपिक भी इनको कहते हैं। साथ ही में देखिए चित्र 2 की लिखावट भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। तो देखिए, ये फारसी अरबी अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग लिपियां थी, तो वैसे ही लोग लिखते थे। तो कुछ लोग इनको पढ़ पाते हैं, सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। यही चीज़ यहाँ पर देखिए वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये है कि पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में कुछ यही होता था कि प्रतिलिपियाँ बनाते हुए मोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। मतलब जो लोग उसकी नकल करेंगे, नकलवीस जो होते थे, नकल करके लिखते थे, जो चीज़ उनको समझ में नहीं आती थी, कुछ वो अपने हिसाब से भी उसमें मोटे मोटे फेरबदल कर देते थे। तो इसीलिए देखिए, आज के समय में जो मिलती हैं पुरानी प्रतिलिपियाँ, तो वो मेन वाली प्रतिलिपि नहीं मिलती है, मतलब ओरिजिनल वाली नहीं मिलती, बल्कि उसकी प्रतिलिपियाँ मिलती हैं, पांडुलिपियों की प्रतिलिपियाँ मिलती हैं। तो जिसके कारण हमें मेन वाला सब कुछ पता नहीं चलता, उसकी जो प्रतिलिपियाँ हैं उसी से बारे में पहले की जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है कि इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज लेखकों की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखकों ने क्या लिखा, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो एक ही ग्रंथ की जब वो कई प्रतिलिपियाँ पढ़ते हैं, तब उनको अंदाजा लगता है कि एक ही इतिहासकार ने क्या लिखा रहा होगा। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। तो याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना एक वृत्तांत लिखा था। कब लिखा था? 1356 में। और दूसरी बार फिर से देखिए उन्होंने लिखा था 1971 में अपना एक वृत्तांत। नेक्स्ट है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अगर देखिए बात करें नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की, तो 700 से 1750 के बीच की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन हुआ था। हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था। तो इतिहासकारों को इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही भारी चुनौती रखना पड़ता है। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट यंत्रों का प्रयोग, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्र मतलब बारूद वाले जो हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल होने लगा था। इस उपमहाद्वीप में नए तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। तो देखिए हर क्षेत्र में यहाँ पर परिवर्तन हुआ, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें इतिहासकारों को जानने में समय लगा और बहुत भारी चुनौती है उनके लिए सभी चीज़ों के बारे में जानना। तो देखिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में बहुत ही परिवर्तन हुआ था। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर की यात्राएं करने लगे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इन काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। तो याद रखिएगा, राजपुत्र अर्थात मतलब होता है इसका राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो यहाँ पर देखिए इस काल में कई सारे राजाओं का भी उदय हुआ। जैसे राजपूत एक समुदाय था जिसका महत्व बहुत ही बढ़ा। राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। इस युग में राजनीतिक दृष्टि के महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया था। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यायवास इंपॉर्टेंट है। देखिए पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। पर्यायवास का देखिए मतलब ही होता है कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण को ले लीजिए, साथ ही में वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक जीवन शैली को ले लीजिए, तो वो आ जाता है देखिए पर्यायवास के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए क्षेत्र और साम्राज्य। विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न साम्राज्यों का भी उदय हुआ। जैसे देखिए चोल, तुगलक, मुगल
जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। तो देखिए ये सभी जो आज चीज़ें हैं, चोल, तुगलक, मुगल, ये सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अध्याय 2 में चोल पढ़ेंगे, अध्याय 3 में तुगलक, मुगल, ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत अच्छे चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, आगे के अध्याय में आप इनको पढ़ेंगे। गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण भारत, द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन के शासन के बारे में है कि कितना ज़्यादा उसका शासन विस्तृत था। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए भाषा तथा क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में देखी चलती थी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मवारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, याद रखिएगा इनको सभी को, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में चलती थी। तो जब कोई गौर करेगा तभी तो ये पता लगा पाएगा। तो किसने गौर किया था? 1318 में अमीर खुसरो ने। बाकी कौन सी भाषा कहाँ चलती थी, जैसे द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, ये चीज़ें आपको याद रखना है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। तो देखिए संस्कृत भाषा का भी प्रचलन था, लेकिन इसका उपयोग कौन करता था? केवल ब्राह्मण करते थे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। तो देखिए इसकी सूची आप लोग खुद बना लीजिएगा कि द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, महाबारी तमिलनाडु में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए पुराने और नए धर्म। बाकी देखिए जो मुगल साम्राज्य हैं, चोल साम्राज्य है, आगे के चैप्टर में आप उनको पढ़ेंगे, यहाँ पर उनके बारे में कुछ बताने की खास जरूरत नहीं है। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। तो देखिए धार्मिक क्षेत्र की बात करें, धार्मिक परंपराओं की, तो उसमें भी परिवर्तन देखने को मिले। कभी कभी व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब एक व्यक्ति किसी धर्म को मानता हो जैसे, और कभी कभी तो ये सामूहिक रूप से, मतलब पूरा समूह ही उस चीज़ को मानता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जैसा देखिए सामाजिक और आर्थिक संगठन होता था, वैसे ही वो लोग दैविक तत्व मानते थे, सामूहिक आस्था उनकी होती थी। जैसे जैसे इनका सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिलता गया है। जैसे देखिए आज हम जिसे हिंदू धर्म मानते हैं, उसे भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जैसे नए देवी देवताओं की पूजा करना, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करना तथा समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। तो देखिए हिंदुओं में भी यहाँ पर हिंदुओं का उदाहरण दिया गया है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। तो पहले भी देखिए ब्राह्मणों का बड़ा आदर किया जाता था, साथ ही में जो शासक होते थे वो भी इनका देखिए संरक्षण करते थे, इनके संरक्षक होते थे, जिसके कारण इनका दबदबा और भी बढ़ता जाता था। यहाँ पर देखिए संरक्षक का मतलब दिया हुआ है कि कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान तथा अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, तो वही कहलाते हैं संरक्षक। जैसे ब्राह्मणों के संरक्षक यहाँ पर शासक होते थे, राजा लोग होते थे। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेमेल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। मतलब जैसे आम माना जाता है कि पुजारी जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, जब उनके द्वारा पूजा करवाई जाती है, वही लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, हमारी बातें पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कल्पना की गई, ऐसे प्रेमेल इष्ट देवी देवताओं के रूप में कल्पना की गई कि वो लोग खुद, मतलब भक्त जो होता है वो स्वयं ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यह वही युग था जिसमें इस महाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी के व्यापारिक और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
मुसलमान किसको अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? तो कुरान शरीफ को। केवल एक ईश्वर अल्लाह ही सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो देखिए, मुसलमानों का यहाँ पर दिया हुआ है, कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, साथ ही वो एक ही ईश्वर को मानते हैं जो उनका अल्लाह है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। तो देखिए, जैसे हिंदू धर्म के अलग अलग व्याख्या होती है, हिंदुओं में अलग अलग होते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म के अनुयायी भी अलग अलग व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ देखिए शिया थे, पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं, और कुछ सुन्नी थे। तो सुन्नी और शिया जो मुसलमान पैगंबर साहब थे, दो भागों में विभक्त हो गए थे, सुन्नी और शिया। खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो देखिए, जैसे इस्लाम धर्म के अनुयायी जो थे अपने अलग अलग धर्म की व्याख्या करते थे, तो उसी में एक शिया धर्म था और एक सुन्नी धर्म था। तो शिया वो था जो पैगंबर साहब के दामाद जो अली थे उनको विधि सम्मत नेता मानते थे, मतलब उनके नियमों के अनुसार चलते थे, और जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के नियमों के अनुसार चलते थे, उन्हीं को अपना नेता मानते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म